हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे रशिया के दर्द पर मरहम लगाएगा भारत। एक डील से रच दिया इतिहास, एनर्जी मार्केट में मच गई खलबली दोस्तों। वही कुवैत और पाकिस्तान के बीच बड़ा रक्षा समझौता। दोस्तों, क्या है दोनों देशों का प्लान और भारत पर क्या होगा इसका तगड़ा असर, बताएंगे सबसे पहले। वही भारत ने बनाया इतिहास का सबसे लंबा सरफेस टू एयर किल। जी हाँ, S-400 के लिए पाकिस्तान ने लगाए जासूस। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्व एयर मार्शल ने किया बहुत बड़ा खुलासा। भारत में एक्टिव थे पाकिस्तानी स्लीपर सेल, निशाने पर था S-400 मिसाइल। वहीं पूर्व CDS के किराना हिल्स वाले बयान पर, यानी भारत के हमले से कोई नुकसान नहीं, से बौखलाया पाकिस्तान। दोस्तों, इतना ही नहीं, वही आपको बताएंगे दोहरी मार झेलता दिखाई दे रहा है नेपाल। एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ भूकंप। वही नेपाल में अब नई झील फटने को तैयार। अब जाकर चीन ने दी चेतावनी। दोस्तों, फिर बड़ा बवंडर आने वाला है नेपाल में। बताएंगे अगले 72 घंटे कैसे बेहद नाजुक है। वहीं आपको बताएंगे आखिरकार कंगना रनौत ने बीजेपी को लेकर ऐसा बयान क्यों दिया कि मैं बीजेपी की कठपुतली नहीं हूं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनको ऐसा बयान देना पड़ गया। दोस्तों, वहीं आपको सबसे बड़ा सर्वे बताएंगे, जहां अगर आज चुनाव हो जाए तो अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे दमदार चेहरा कौन होगा, किसको भारत की जनता अगला प्रधानमंत्री बनाएगी। नाम जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, PM मोदी, थालापति और राहुल गांधी में बताएंगे अब जनता किसको चुनना चाहती है। क्या फिर से PM मोदी ही होंगे इनकी पहली पसंद, या फिर थालापति, या फिर राहुल गांधी। क्या है सर्वे का रिजल्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि आज की स्थिति ऐसी है कि भारत किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों, और खबर शुरू करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां रशिया इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन ने एक के बाद ऐसी सेंसिटिव जगहों को टारगेट किया है जहां पुतिन को सबसे ज्यादा दर्द हुआ है। रूस में अब ऐसा संकट पैदा हो गया है दोस्तों, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत अपने दोस्त के लिए संकट मोचक बनकर सामने आया है। एक तरफ जहां नेपाल के लिए दिलो जान कुर्बान करने के लिए अपना भारत मानवता के तौर पर मदद कर रहा है, वहीं अपने सदाबहार दोस्त रशिया के लिए भी अब दिल खोलकर मदद करने के लिए आगे आ गया है। यानी कि अब अपना भारत रूस को मदद भेजेगी। जी हाँ, जिसकी वजह से वहां की लाइफलाइन चलेगी। रशिया को भेजी जाने वाली इस मदद के साथ भारत जियोपॉलिटिक्स में एक नए अध्याय की भी शुरुआत करने जा रहा है। दोस्तों, दरअसल आपके मन में यह सवाल उठेगा कि आखिर कैसी मदद करेगा अपना भारत रशिया की। तो आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के तेल बाजार में एक ऐसा हैरान कर देने वाला मोड़ सामने आया है जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। यूक्रेन के सटीक और लगातार हो रहे ड्रोन्स हमलों ने रशिया की तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादकों में शुमार रशिया के कई शहरों में जो है अचानक पेट्रोल का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे मुश्किल वक्त में रशिया के इस जख्म पर मरहम लगाने के लिए भारत जो है वो सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। अपने शहरों में गाड़ियां दौड़ाने और पेट्रोल पंपों पर चालू रखने के लिए रशिया भारत से रिफाइंड पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में रशिया को सप्लाई करते हुए कैसे इतिहास रचेगा अपना भारत। दोस्तों, शिप ट्रैकिंग डेटा और ऊर्जा विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत जो है वो जून और जुलाई के महीनों में ही रशिया को 10 लाख बैरल से ज्यादा पेट्रोल भेज चुका है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इस पुरानी सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। असल में जून जुलाई में भारत ने जो पेट्रोल भेजा था वो रशिया की रिफाइनरियों में अचानक लगी आग के बाद पैदा हुई इमरजेंसी किल्लत को संभालने के लिए एक फौरी मदद की तरह था। अब स्थिति यह है कि रशिया को समझ आ चुका है कि उसकी तबाह हुई रिफाइनरियों को ठीक होने में लंबा वक्त लगेगा और यूक्रेन के हमलों का खतरा भी आगे बना रहेगा। इसीलिए उस शुरुआती इमरजेंसी सप्लाई के बाद अब रशिया भारत के साथ एक नियमित और लंबे समय के सप्लाई एग्रीमेंट पर राजी हुआ है। यानी जो पहले सिर्फ एक बार की फौरी राहत थी वो अब एक पक्के और लगातार चलने वाले व्यापारिक समझौते में बदल चुकी है। तेल व्यापार और कूटनीति के जानकार कहते हैं कि इतिहास में यह पहला मौका है जब रशिया जैसा ऊर्जा महाबली देश अपनी जरूरतों के लिए भारत से संसाधित ईंधन खरीद रहा है। ये बदलाव साफ दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और दुनिया के एनर्जी मार्केट में भारत का दबदबा किस तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, रशिया में पेट्रोल की इस अचानक और भयंकर किल्लत की सबसे बड़ी और सीधी वजह यूक्रेन के वो ड्रोन हमले हैं जिन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूक्रेन ने अपनी रणनीति में
में बड़ा बदलाव करते हुए सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर रशिया के भीतर गहराई तक वार किया है और उसके सबसे सेंसिटिव ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया है। यह पूरा घटनाक्रम दुनिया के तेल बाजार के बदलते रूप और भारत की बढ़ती ताकत को साफ बयां करता है। भारत हमेशा से अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों से कच्चा तेल खरीदने वाला बड़ा आयातक रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता को इस विश्व स्तरीय ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि आज वो दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोलियम निर्यातक देशों में गिना जाता है। भारत इस समय रशिया से भारी मात्रा में सस्ता यानी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा है। इसके बाद हमारी भारतीय रिफाइनरियां अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस कच्चे तेल को बेहतरीन क्वालिटी के पेट्रोल और डीजल में बदल देती है। अब इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार और बड़ा मोड़ ये आया है कि भारत उसी तैयार पेट्रोल को वापस रशिया को बेच रहा है। भारतीय सप्लाई इसलिए कर रहा है ताकि रशिया में आम गाड़ियां चलती रहे, वहां का सामान ढोने वाला लॉजिस्टिक सिस्टम बना रहे और उसकी सेना की रसद व्यवस्था पूरी तरह ठप ना पड़ जाए। दोस्तों, ऐसे में दुनिया में होंगे बहुत से ऐसे देश जो आपस में दोस्त कहलाते होंगे, लेकिन भारत जिससे दोस्ती कर लेता है उसके संकट की घड़ी में हमेशा तैयार खड़ा मिलता है। एक बार को अच्छे समय में बुलावे में भारत नहीं जाएगा, लेकिन अगर मुश्किल की घड़ी में है तो अपना भारत मदद करने से पीछे नहीं हटता और यही भारत की क्वालिटी जो है आज भारत को आगे लेकर जा रही है। रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिएगा जो लगातार विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती साख को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ये वीडियो भेजेगा ताकि उन्हें समझ में आ सके कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना मजबूत हो चुका है। हालांकि इस जानकारी से एक देश है जो सबसे ज्यादा बौखला जाएगा और वो है अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत रशिया की मदद करे, लेकिन भारत को पता है कि भरोसेमंद दोस्त अमेरिका और रशिया में से कौन है। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना भारत जानता है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कौन है सबसे बेहतरीन दोस्त भारत का? देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में। और क्या रशिया की मदद भारत को करनी चाहिए? अगर हाँ तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा, वहीं बता दें। वहीं पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौते के बेहद करीब प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर। क्या पड़ेगा इसका भारत पर असर, बता दें। पाकिस्तान और कुवैत रक्षा समझौते के बेहद करीब है दोस्तों। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते के लिए एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट पर रावलापिंडी में रक्षा मंत्रालय में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और कुवैत के रक्षा मंत्री शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलेम अल सबा शामिल हुए। कुवैत के रक्षा मंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के पाकिस्तान दौरे पर मौजूद है। कुवैती सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दराज साद अल शरीहाना भी प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान और कुवैत के बीच हुए इस एग्रीमेंट के जरिए रक्षा समझौते की शर्तों पर सहमति बनाई जाएगी। इसे खाड़ी देशों में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था। बाद में इस समझौते में तुर्की भी शामिल हुआ, जिसे मक्का संयुक्त रक्षा समझौता नाम दिया गया है। विशेषज्ञ जो है वो इसको इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो भी बता रहे हैं। इस नए समझौते के तहत पाकिस्तानी सशस्त्र बल कुवैती सशस्त्र बलों को ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण, सीमा प्रबंधन और रक्षा सहयोग के अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये समझौता दोनों मित्र देशों के बीच गहरे भरोसे, आपसी सम्मान और साझा रणनीतिक हितों को दर्शाता है। दोनों पक्षों ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अपनी सुरक्षा, साझेदारी और सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ऐसे में पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौते से भारत पर क्या असर पड़ेगा, बता दें। पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौते से खाड़ी देशों में भारत की टेंशन बढ़ सकती है। कुवैत खाड़ी देशों में भारत का बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। भारत और कुवैत के संबंध ऐतिहासिक, गहरे और मैत्रीपूर्ण हैं, जो ऊर्जा, व्यापार और मजबूत सांस्कृतिक साझेदारी पर टिके हैं। दोस्तों, भारत ने 1961 में कुवैत की स्वतंत्रता को सबसे पहले मान्यता दी थी। वित्त वर्ष 2023-24 भारत और कुवैत के बीच कुल व्यापार लगभग 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। कुवैत भारत के लिए तेल और एलपीजी का एक प्रमुख और विश्वसनीय आपूर्ति करता है। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुवैत रक्षा समझौता होता है तो इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में भारत के लिए टेंशन वाली बात है। देखना होगा आगे चलकर क्या होता है, वहीं आपको बता दें। भारत ने बनाया इतिहास का सबसे लंबा सरफेस टू एयर किल S-400 के लिए पाकिस्तान ने लगाए जासूस। एयर मार्शल का सबसे बड़ा खुलासा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हवाई रणनीति को बहुत बड़ा झटका दिया। पाकिस्तान इन सिस्टम्स की लोकेशन जानने के लिए बेताब था। उसने भारत के भीतर जासूसों और स्लीपर सेल्स को सक्रिय किया था। यह बड़ा खुलासा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख रहे रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने NI को दिए एक इंटरव्यू में किया।
दोस्तों, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि रूसी S-400 सिस्टम पाकिस्तान की एयर ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने S-400 का पता लगाने के लिए हर उपलब्ध तरीका अपनाया। उसे दूसरे देशों से सैटेलाइट मदद भी मिल रही थी। मिश्रा ने देशों के नाम नहीं बताए। हालांकि पहले एक सेना अधिकारी ने कहा था कि चीन पाकिस्तान को जो है रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था। दोस्तों, मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तान ये पता लगाने का पूरा कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा बेताब था कि S-400 सिस्टम कहां पर तैनात है। उनके मुताबिक S-400 की वजह से पाकिस्तान के फाइटर जेट भारतीय सीमा में करीब 200 किलोमीटर के दायरे में भी आने से बचते थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर जासूसों और स्लीपर सेल्स को सक्रिय किया था ताकि S-400 की लोकेशन पता लगाई जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, वही बता दें, उधर पूर्व CDS के किराना हिल्स वाले बयान से बौखलाया पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर भारत के हमलों को खारिज किया है। उसने कहा है कि इन हमलों में पाकिस्तान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया कि भारत चुनिंदा नैरेटिव को ड्रामा के जरिए प्रस्तुत कर रहा है। पाकिस्तान का यह बयान भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान पर आया है। उन्होंने साफ किया कि भारत ने पाकिस्तान के इस परमाणु ठिकाने को जो है जानबूझकर निशाना नहीं बनाया था, बल्कि एक हादसा था। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम किराना हिल्स के बारे में भारत के पूर्व CDS के विरोधाभासी और बाद में किए गए दावों को पूरे तरीके से खारिज करते हैं। पाकिस्तान के मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क ने भारत के सैन्य लक्ष्यों को नाकाम कर दिया था, जबकि ऑपरेशन बुनियान अल मरजूज के तहत पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई न संघर्ष के हर स्तर पर भारत को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करने की हमारी क्षमता को साबित किया। वहीं उधर 9/11 का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद आखिर कौन है जिसकी ट्रायल डेट अमेरिका में तय हुई है। दोस्तों, 9/11 आतंकी हमले का हिसाब अब 2028 में होगा। मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद पर शुरू होगा ट्रायल। दरअसल 11 सितंबर 2001 की वो घटना कौन भूल सकता है जब आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर प्लेन को टकरा दिया। टीवी पर इस हमले को देखकर दुनिया सहम गई थी। आरोप अलकायदा पर लगे और अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया। अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन के मारे जाने तक इस हमले के एक आरोपी को अमेरिका ढूंढता रहा। अब इसी मामले के मास्टरमाइंड और 3 अन्य आतंकवादियों की ट्रायल डेट तय हो गई है। अब आप कहेंगे इतनी देरी क्यों? आपको बता दें, अमेरिकी एयरफोर्स के एक जज ने आदेश दिया कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमलों के मुख्य साजिशकर्ता खालिद शेख मोहम्मद और उनके 3 साथियों का मुकदमा जून 2028 में मिलिट्री ट्रिब्यूनल के सामने चलाया जाए। एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल शर्मा का यह आदेश मिलिट्री प्रोसिक्यूशन में एक अहम पड़ाव है। क्यूबा के गवांतानामो बे में बंद इन 4 लोगों से जुड़े कानूनी गतिरोध के कारण ये मामला 2 दशकों से अटका हुआ था। पिछले महीने यूएस की एक अपील कोर्ट ने मोहम्मद और उनके 2 साथियों के ऐसे समझौते के तहत अपना अपराध स्वीकार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था जिनसे उन्हें मौत की सजा से बचाया जा सकता था। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, पीएम मोदी 29 को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान होंगे रवाना। यह है 4 दिवसीय दौरे का शेड्यूल। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार से शुरू होने वाली अपनी 4 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद वो शंघाई सहयोग संगठन SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय यानी MEA के सचिव पश्चिम CB जॉर्ज ने इस दौरे की जानकारी देते हुए दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। विदेश मंत्रालय के सचिव CB जॉर्ज ने बताया कि पिछले कई वर्षों में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर व्यापक और सार्थक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मंचों पर भी एक दूसरे का सहयोग किया है। प्रधानमंत्री की ये आगामी यात्रा इन संबंधों को एक नया आयाम देने का काम करेगी। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी, आप लोग कमेंट में कह दीजिएगा। वहीं बता दें, वहीं नेपाल दोहरी मार झेलने को तैयार। नेपाल में नई झील फटने को एक और जानकारी सामने आई है। दोस्तों, चीन की बड़ी चेतावनी अगले 72 घंटे बहुत नाजुक है नेपाल के लिए। दरअसल नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बीच एक और बैरियर झील का निर्माण हुआ है। चाइना ने चेतावनी दी है कि इस झील से पहले से ही पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने पर यह टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख टन मीटर होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक
चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल में छोचेन, खोला और पूरे पूत सांगपो नदियों के संगम के पास ये झीलें बनी हुई है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजरें बनाए हुए हैं और बांध टूटने की स्थिति में संभावित परिणामों का आकलन करने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैयारी कर रहे हैं। वही दोस्तों, नेपाल में सैलाब और तबाही के बीच भूकंप के झटकों ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप भी दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बहुत बड़े नुकसान की तो खबर नहीं है। हालांकि चौंकने वाली बात यह कि यह घटना, यह भूकंप ऐसे वक्त पर आई है जब भोटेकोची नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों पर एक और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे भूकंप की जो तीव्रता थी वो कम रही, लेकिन नेपाल में हालात पहले से चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में नई आपदा आना कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरे नेपाल के लोगों को प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है। इसी बीच दोस्तों, क्या इस बाढ़ की वजह से भारत ने जो नेपाल की मदद की, क्या इससे भारत और नेपाल के बीच रिश्तों की बर्फ जो है पिघलने लगी है? नेपाल ने कहा है कि सीमा विवाद इतना बड़ा भी नहीं, बाढ़ में भारत ने की दिल खोलकर मदद। जी हाँ, बाढ़ से मची भयानक तबाही के बीच नेपाल ने भारत के साथ अपने सीमा विवाद को लेकर ये बहुत बड़ी बात कह दी है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का कहना है कि किन पड़ोसियों के बीच जो है ऐसा मुद्दा नहीं रहता, लेकिन ये इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि अक्सर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। नेपाल इस समय तिब्बत से आई भयानक बाढ़ की तबाही झेल रहा है और भारत न सिर्फ हर संभव मदद दे रहा है बल्कि आगे भी सभी तरह की सहायता का भरोसा दे चुका है। ऐसे में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का यह कहना कि पड़ोसियों के बीच सीमा विवाद तो होंगी ही, रिश्तों में नरमी का भी बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे में इनके इस बयान से दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है और नेपाल का नजरिया, बालेंद्र शाह का नजरिया भारत के खिलाफ चेंज हो रहा है। जो अब तक चीन को सपोर्ट कर रहा था वो अब भारत को दिल खोलकर सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो अपना भारत लगातार सपोर्ट कर रहा है दोस्तों नेपालियों को, जो जिनकी हालत काफी खराब हो चुकी है इस बाढ़ की वजह से। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को नेपाल में भयानक बाढ़ से आई तबाही के बाद अब तक कुल 47.5 टन आपात राहत सामग्रियां भारत से नेपाल भेजा जा चुका है। इसके लिए भारत से 2 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काठमांडू भेजे गए हैं। राहत की पहली खेप के तौर पर 10 टन सामग्री तो बुधवार को ही इंडियन एयरफोर्स का C-130J एयरक्राफ्ट लेकर रवाना हो गया। गुरुवार को बड़े विमान C-17 ग्लोब मास्टर से 37.5 टन राहत सामग्रियां दोबारा नेपाल भेजी गई। वहीं राहत सामग्री में जरूरी दवाएं, खाने पीने की चीजें, टेंट, त्रिपाल, अस्थायी शेल्टर और कंबल भी भेजे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा सोलर लैंप, जनरेटर, पानी निकालने के पंप, किचन के सामान, हाइजीन किट, मच्छरदानी और अन्य जरूरी चीजें शामिल है। जी हाँ, क्या है इस पर आपकी राय दोस्तों, उधर बता दें। ममदानी के विरोध के बीच भागवत के कार्यक्रम पर नया बवाल, आयोजक अहेड का एक्स अकाउंट कर दिया गया सस्पेंड दोस्तों। यानी कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप साफ साफ देख सकते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम के आयोजक का एक्स अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मोहन भागवत के न्यूयॉर्क वाले प्रोग्राम को मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके प्रोग्राम के आयोजकों के एक्स हैंडल सस्पेंड कर दिए गए हैं। अमेरिकन हिंदू फॉर इंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड नाम की संस्था न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का प्रोग्राम आयोजित करवा रही है और इसी संगठन का हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। संगठन का एक्स अकाउंट अब यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया था, लेकिन फिलहाल अकाउंट वापस आ गया है। दोस्तों, अहेड एक 501 सी थर्ड गैर लाभकारी संगठन के तौर पर रजिस्टर्ड है। न्यूयॉर्क में होने वाले बहुत सांस्कृतिक और अंतर धार्मिक कार्यक्रम को समर्थन देने वाले 200 से ज्यादा संगठनों में अहेड भी शामिल है। मोहन भागवत के होने वाले कार्यक्रम का मकसद शांति, सामाजिक सद्भाव, आपसी समझ और अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच सम्मान को बढ़ावा देना बताया गया है। संगठन के सस्पेंड किए गए एक्स अकाउंट पर भी इन्हीं मुद्दों से जुड़ा कंटेंट शेयर किया जा रहा है। इसमें अलग अलग समुदायों और धार्मिक नेताओं से कार्यक्रम में शामिल होने व समर्थन देने की अपील की जाती है। यानी इससे साफ आपको पता चल रहा होगा कि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है, जिसका फालतू में पूरी दुनिया में ढोल पीटा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी बहुत अच्छी है अमेरिका में। रियलिटी आपके सामने है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे अवश्य कमेंट कीजिएगा, वहीं आपको बता दें। बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा कि बांग्लादेश जो है वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बांग्लादेश मक्का समझौते में क्या वाकई में होगा शामिल, बता दें दोस्तों। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा है कि मक्का समझौते में बांग्लादेश की भागीदारी इस समझौते के सदस्य देशों की मंशा पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि अगर वे बांग्लादेश को समझौते में शामिल करने की इच्छा जताते हैं तो बांग्लादेश निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा। जी हाँ, खलीलुर रहमान ने बांग्लादेश की विदेश नीति को किसी बाहरी देश के दबाव से स्वतंत्र
बताया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की डब्बू विदेश नीति का अंत हो चुका है और ये देश अब किसी के सामने नहीं झुकेगा। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती शेख हसीना की सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं उधर आपको बता दें, क्या यूरोप की हवाई सुरक्षा पर मंडराया कोई खतरा? पैट्रियट इंटरसेप्टर की कमी। जी हां, टेंशन में आ गया नाटो। दोस्तों, ईरान अमेरिका के बीच तनाव जारी है। दोनों देश एक दूसरे को देख लेने की धमकी लगातार दे रहे हैं। इस बीच यूरोप से एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान युद्ध के दौरान यूरोप में तैनात पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर मध्य पूर्व भेज दिए हैं। इससे यूरोप में अमेरिकी सेना और नाटो को रशिया के संभावित बैलिस्टिक मिसाइल हमले का सामना करने में गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूरोप में तैनात एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी और एक नाटो अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि यूरोप में उन्नत मिसाइल इंटरसेप्टरों की कमी हो गई है। अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी सेनाओं के पास लगातार बैलिस्टिक हमले को रोकने के लिए पर्याप्त पैट्रियट मिसाइलें निश्चित रूप से नहीं है। एक भी हमले या भटकी हुई रूसी मिसाइल से बचाव की क्षमता भी बहुत सीमित है। दोस्तों, उधर आपको बता दें, ब्रिक्स में डॉलर से दूरी का कोई एजेंडा नहीं है। वेस्ट एशिया तनाव के बीच जॉइंट स्टेटमेंट पर सहमति की कोशिश। दोस्तों, इस बार भारत ब्रिक्स समिट यानी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, क्योंकि ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता भारत के पास है। यह शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। इसमें ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार दोनों देशों के नेता, साथ ही आमंत्रित अन्य देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ब्रिक्स समिट में क्या जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो पाएगा? अभी यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भारत की तरफ से पूरी कोशिश है कि सभी देशों के बीच सहमति बन जाए और समिट के आखिर में जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो सके। उधर आपको बता दें, नौसेना को सौंपा गया पहला बहुउद्देशीय पोत समर्थक है, जिसका नाम दोस्तों समुद्री निगरानी, टोह अभियान और समंदर गश्त में एक्सपर्ट है। ये बता दें, समुद्री निगरानी एवं टोह और अपतटीय गश्त समेत विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देने और उनमें सहायता के लिए तैयार किए गए भारतीय नौसेना के पहले बहुउद्देशीय पोत समर्थक को गुरुवार को नौसेना को सौंप दिया गया। पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इसे परीक्षण एवं आकलन के लिए एक बहुउपयोगी मंच के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि लार्सन एंड ट्रूबो कट्टुपल्ली द्वारा निर्मित पहले बहुउद्देशीय पोत MPV समर्थक को गुरुवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। अधिकारी ने कहा कि पोत को समुद्री निगरानी एवं टोह अपतटीय गश्त तथा आवश्यकता पड़ने पर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HDR अभियानों में सहयोग के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ, वहीं उधर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला। ओंटारियो झील का नाम बदलकर लेक अमेरिका किया। कनाडा से तनाव के बीच क्यों लिया यह फैसला? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें ओंटारियो झील का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने की बात है। ट्रंप ने कहा है कि यह बदलाव तुरंत लागू होगा। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी बताया कि इस आदेश में अमेरिकी गृह मंत्रालय और उसके सचिव डग बर्गम को नाम बदलने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। ओंटारियो झील उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलों में से एक है। यह झील कनाडा के ओंटारियो प्रांत और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य दोनों से लगी हुई है। वहीं उधर डोमेस्टिक खबरों की बात करते हैं, जहां कंगना रनौत का बड़ा बयान, कहा आज साथ है कल नहीं भी हो सकती हूं मैं बीजेपी की कठपुतली नहीं है। जी हां दोस्तों, क्यों कहा ऐसा उन्होंने बता दें। कंगना रनौत अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाती है। वो लंबे समय से अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बातचीत अपनी रख रही है। साल 2024 में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद भी कई मौकों पर उनके बयान पार्टी की सोच से अलग नजर आए। कंगना ने साफ कहा है कि वो बीजेपी की कठपुतली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज बीजेपी उनके साथ है, लेकिन जरूरी नहीं कि कल भी पार्टी उनके साथ ही खड़ी रहेगी। दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में कंगना से पूछा गया कि वो जो बयान देती है क्या वे उनके निजी विचार होते हैं या फिर उन्हें बीजेपी के आधिकारिक बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके जवाब में कंगना ने कहा कि वो अपनी पार्टी से दूर जाने का प्रयास नहीं करती, लेकिन जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें भी तेज आवाज में बोलना पड़ता है। वहीं अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे दमदार चेहरा कौन है? इस सर्वे के नतीजों में चौंकने वाली जानकारी सामने आई है। बता दें, अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाए तो प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन होगा? इस सवाल का जवाब इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन सर्वे में सामने आया है। दोस्तों, सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी अब भी सबसे पसंदीदा चेहरे बने हुए हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी जानकारी। उनके बाद कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का नाम आता है। वहीं तीसरे नंबर पर जो नाम सामने आया है वो भी काफी अहम है, चौंकाने वाला है। सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जनता की पहली पसंद बनी हुई है। मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर है। राहुल गांधी की लोकप्रियता पिछले कुछ सर्वे में लगातार बढ़ती दिखाई दी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री पद की पसंद के मामले में नरेंद्र मोदी
उनसे काफी आगे है दोस्तों। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ अभी भी मजबूत है। वहीं राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री पद की पसंद में तीसरे नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो आप समझ गए होंगे जिनकी खासा चर्चा है वो भी तमिलनाडु में। दरअसल तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का नाम सामने आया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 49% लोगों ने सपोर्ट दिखाया, पहली पसंद बताया, यानी करीब आधे लोगों ने मोदी के पक्ष में राय दी। वहीं मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर है, उन्हें 27% लोगों का समर्थन मिला। वहीं जोसेफ विजय 9% वोट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। उनका नाम प्रधानमंत्री पद की पसंद में तीसरे स्थान पर आना खासा चौंकाने वाला है। वहीं दोस्तों इस मुद्दे पर क्या है आपकी निजी राय अवश्य कमेंट करके बताएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जाते जाते आप सभी को फिर एक बार हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत।